बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। 3 तलाक को अपराध बनाने वाला विधेयक लोकसभा की कार्यसूची में शामिल। बीजेपी ने जारी किया व्हिप। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक समेत 2 विधेयक लोकसभा में होंगे पेश। राज्यसभा के एजेंडे में सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक और इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में बदलाव से जुड़ा बिल। सार्वजनिक जीवन और संसद में चर्चा का स्तर बढ़ाना समय की मांग। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति का संबोधन। युवा सांसदों को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की सलाह। प्रधानमंत्री ने कहा, दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में बनेगा आधुनिक संग्रहालय। पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिजनों, संबंधियों और मित्रों से उनसे जुड़ी चीजों को साझा करने की अपील। जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आज। इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर घटाने पर हो सकता है विचार। सोलर पावर जनरेशन सिस्टम पर भी जीएसटी दर कम करने समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन की उम्मीद। कर्नाटक में सरकार गठन पर मंथन तेज। जगदीश शेट्टार, बसवराज बोम्मई और अरविंद लिंबावली समेत कई बीजेपी नेता पहुंचे दिल्ली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात आज। बीएस येदियुरप्पा ने कहा, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का इंतजार। बिहार और झारखंड में 36 घंटों के दौरान बिजली गिरने से हुए हादसों में 51 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 14 मौतें। अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी और उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका। बीते 2 दिनों में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ की स्थिति फिर हुई गंभीर। सबसे पहले बात संसद सत्र की। तलाक ए बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 आज लोकसभा के एजेंडे में है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। बीजेपी ने लोकसभा में अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 दोनों सदनों से पारित होने के बाद इसी साल 21 फरवरी को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। 21 जून को लोकसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विधेयक को पेश किया था। तीन तलाक से जुड़े अहम विधेयक के अलावा लोकसभा के एजेंडे में आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसमें मेडिकल की शिक्षा, चिकित्सा प्रोफेशन और मेडिकल संस्थाओं के विकास और नियमन के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के एजेंडे में डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2019 भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं लोकसभा में आज 2 अहम विधेयक भी पेश किए जाएंगे। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद निरसन और संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पेश करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अंतर्राज्यीय विवाद संशोधन विधेयक 2019 सदन में पेश करेंगे। बात राज्यसभा की करें तो सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 आज राज्यसभा के एजेंडे में शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह विधेयक पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे। मूल कानून के अनुसार अभी मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन निर्वाचन आयुक्तों के बराबर है। विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा तय होंगी। विधेयक को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में बदलाव से जुड़ा बिल भी राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। आज के एजेंडे के बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता रवीन सिंह शुरान। रवीन, आज बात करें तो सबसे अहम जो बिल है वो है 3 तलाक को अपराध बनाने वाला विधेयक, जो कि लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। क्या आसार है आज कामकाज को लेकर? जी प्रीति, देखिए आज 3 तलाक का जो विधेयक है उस पर चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। और देखिए ये जो पहला सत्र है इसमें सबसे पहले जो है सरकार ने इसी बिल को इंट्रोड्यूस किया था। पिछली बार जो पिछली लोकसभा थी उसमें भी इस बिल को पारित कर दिया गया था और उसके बाद राज्यसभा को भेजा गया था, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से ये बिल लैप्स हो गया था और अब दोबारा से जो है इसको यहाँ पर लेके आया गया है और सबसे पहले इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि इंट्रोडक्शन के टाइम पर कुछ विपक्षी सांसदों की तरफ से इसका विरोध किया गया था, जिसको दरकिनार करने के बाद ये आज जो है चर्चा और पारित करने के लिए सदन में एक बार फिर से आएगा। इसके अलावा 2 और जो बिल है, एक इंटर वाटर डिस्प्यूट वाला जो बिल है और इसके वो एक मेडिकल काउंसिल ऑफ बिल, ये बिल भी आज यहाँ पे सूचीबद्ध किए गए हैं लोकसभा की कार्रवाई में। इसके अलावा कल जिस तरीके से हमने देखा कि 2 अहम बिल है, जिसमें एक पोंजी स्कैम से जुड़ा हुआ जो बिल है कि किस तरीके से जो चिटफंड कंपनियां हैं वो गरीब लोगों का मेहनत के गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर के भाग जाती हैं, उन पर शिकंजा कड़ा कसने के लिए सरकार ने कल जो है बहुत अहम एक विधेयक वो पारित किया था। उसके बाद कल शाम को जिस वक्त संसद लोकसभा की कार्रवाई जो है समाप्ति की तरफ बढ़ रही थी, तब सदन में इस बात को लेकर के स्पीकर ने कहा कि क्यों न तीसरा बिल जो है वो भी ले लिया जाए। लेकिन उसके बाद सदन के तमाम सदस्यों ने उस बात को कहा कि अभी जो है वक्त बहुत हो गया है, तो कल सवेरे आज जो है वो नया बिल लिया जाना चाहिए और उस पर चर्चा की जानी चाहिए। देखिए हम लोग देख रहे हैं कि इस बार जो सदन में काम हुआ है पिछले 20 बरस में इतना काम नहीं हो पाया था और 2 दशक में सबसे ज्यादा काम लोकसभा में इस बार देखने को मिला है। कल ही जो है पॉक्सो, जो बच्चों के खिलाफ जो यौन अपराध होते हैं उन पर जो एक्ट है वो राज्यसभा में वो पारित हो गया। आज आरटीआई से जुड़ा एक संशोधन विधेयक है वो जो है सूचीबद्ध किया गया है राज्यसभा में। तो आज की कार्रवाई लोकसभा और राज्यसभा में दोनों सदनों में काफी अहम होने की उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस जानकारी को फिलहाल हम तक पहुंचाने के लिए आपका। और बच्चों के साथ यौन अपराध पर मौत की सजा के प्रावधान वाले विधेयक को राज्यसभा में चर्चा के बाद कल आम सहमति से पारित कर दिया गया। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विधेयक में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामलों में न्याय मिला कि नहीं और केस की मौजूदा स्थिति क्या है, इस पर नजर रखे जाने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सामग्री वाली चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने के अपराध में पहली बार 5,000 रुपए और दूसरी बार इस अपराध के साबित होने पर 15,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पर लगभग 4 घंटे की गंभीर चर्चा हुई और इस दौरान सभी दलों ने विधेयक का समर्थन किया। सदस्यों ने सरकार को कई सुझाव भी दिए। सदन की मांग पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने खुद विधेयक में संशोधन पेश किया। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण संशोधन विधेयक में बाल यौन अपराध पर मौत की सजा का प्रावधान है। साथ ही चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर नियंत्रण के लिए भी उपाय शामिल किए गए हैं। We have ensured that expenditure of 767 crores, of which the Government of India support will be 474 crores, is now given so that these fast-track courts are established within the limited time period of 2019-20 to 2020-21. The fact that the government, sir, has impressed upon every state and across all ministries that this establishment of 1,023 fast-track courts in the country will be done so within 1 financial year, sir, reflects the priority the government gives with regards to ensuring justice is delivered to every victim child in our country.
वहीं लोकसभा में कल विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया गया। बिल को वोटिंग के बाद पास कर दिया गया। बिल के पक्ष में 288 जबकि विपक्ष में सिर्फ 8 वोट पड़े। गृह मंत्री अमित शाह ने बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वामपंथी उग्रवाद पहले वैचारिक आंदोलन था जिसने हजारों लोगों की जान ले ली। वैचारिक आंदोलन का चोला पहनकर वामपंथी उग्रवाद फैलाने वालों के लिए सरकार के मन में जरा भी दया नहीं है और उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अनपढ़ और गरीब लोगों को हाथ में बंदूक पकड़ा दी जाती है। अगर कानून में सजा नहीं हो पाती है तो उसे खत्म कर देना विकल्प नहीं है। हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर एक सिद्धांत है कि 100 दोषित भले छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इस सिद्धांत को हमने स्वीकारा है। तो कई बार कई लोग छूट जाते हैं, परसेंटेज कम होता है, तो क्या 302 भी एबोलिश कर देंगे? चोरी नहीं रुकती है क्योंकि चोरी का कानून विफल हो गया, वो भी निकाल दो। इस तरह से इसकी मीमांसा नहीं हो सकती। जब हम गंभीरता के साथ सरकार एक कानून लेकर आती है जो टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए है, टेररिज्म को समाप्त करने के लिए है, तो उस पर बोलते वक्त हमने पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर बोलना चाहिए। और मान्यवर, मैं इतना ही विनम्रता के साथ आपके माध्यम से एक सेकंड मेरी बात समाप्त हो जाने दो, बाद में बोलोगे। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो कानून का संशोधन लेकर मेरे साथी और मैं आए हैं आपके समक्ष, इस सदन के सामने आए हैं, ये समय के अंतराल में आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों ने जो हमारी एजेंसियां हैं उससे आगे 4 कदम गए हैं। ये कानून हमारी एजेंसी को उनसे 4 कदम आगे रखने का प्रयास है और मैं मानता हूं उनको। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करेंगे विधेयक को पारित किया जाए। Honorable Speaker, sir, I raise to move that the bill be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश द्वारा लिखी किताब चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने सांसदों और विधायकों के लिए आचार संहिता की वकालत की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में एक बहुत बड़ा आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा और उनके विस्तृत योगदान को दर्शाया जाएगा। संसद भवन परिसर के बालयोगी सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर लिखी पुस्तक द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस पुस्तक की पहली प्रति उपराष्ट्रपति को भेंट की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वरिष्ठों और सहयोगियों के प्रति आदर, कनिष्ठों के प्रति स्नेह और आचरण में मर्यादा के साथ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की कई विशेषताएं थीं। उनकी सिद्धांत निष्ठा और अनुकरणीय संसदीय आचरण से युवा सांसदों और राजनेताओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। My advice to all the youngsters is read the life of Chandrasekhar. Read the life of all the great other leaders and then try to reach the people. Spend time with the people so that you will get the best knowledge. The time has come for all political parties to evolve a code of conduct for their members in public life. What to speak, what not to speak. What to speak and what not to speak. We are seeing nowadays some people speaking out of turn. Out of turn. And in public life as well as in parliament, legislatures to raise the level of public discourse. That is the need of the hour. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृतियों को मिटाने का प्रयास किया गया, लेकिन हमने ठान लिया है कि सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति में बहुत बड़ा आधुनिक संग्रहालय बनाया जाएगा ताकि भावी पीढ़ियों को उनके बारे में जानने का मौका मिले। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों के परिजनों, संबंधियों और मित्रों से उनसे जुड़ी चीजों को साझा करने की अपील की। दिल्ली में सभी पूर्व प्रधानमंत्री, सभी
उनका एक बहुत बड़ा आधुनिक म्यूजियम बनेगा। सभी पूर्व प्रधानमंत्री के परिवारजनों से, मित्रों से मेरा आग्रह है कि वो सारी चीजें इकट्ठी करें ताकि आने वाली पीढ़ी को पता चले, हाँ, चंद्रशेखर जी हमारे प्रधानमंत्री थे और उनके जीवन में ऐसी ऐसी विशेषताएं थी, उनका ये योगदान था। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी अपने विचार रखे। चंद्रशेखर जी ने एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने भारत की राजनीति में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की एक दिशा दी। हमेशा शोषित पीड़ित व्यक्तियों के लिए, न्याय के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उनके दिल में जो तड़प थी उस सोशलिज्म को लागू करने के लिए कई दफा एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ा। पद हासिल करने के लिए, कुर्सी के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं, वो तो जबरदस्ती बनाया, लेकिन उस लक्ष्य को पाने के लिए, समाजवाद को पाने के लिए उन्होंने हर जगह तलाश की और आखिर जीवन दम तक वो लड़ते रहे। राज्यसभा के उपसभापति और पुस्तक के लेखक हरिवंश ने बताया कि बीते 5 साल में रवि दत्त वाजपेयी के सहयोग से लिखी गई ये पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की अंग्रेजी में पहली जीवनी है। चंद्रशेखर के जीवन के तमाम पक्षों को उजागर करते हुए उपसभापति ने पुस्तक की भूमिका के बारे में बताया। It is the first full-length analytical biography of his in English. It does full justice to him. Sri Chandrasekhar is a much maligned, misinterpreted and misunderstood person, both as a politician, as a human being. I do hope it's translated into Hindi and some other Indian languages. His political thinking, as well as his actions as Prime Minister, as well as early times, was motivated only by the national interest and the good of the common people. That he achieved so much without compromising his principles, having risen from humble beginnings, is indeed remarkable. इस खास मौके पर कई केंद्रीय मंत्री, दोनों सदनों के सांसद, बुद्धिजीवी, राजनेता, लेखक और पत्रकार मौजूद थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की अंग्रेजी में लिखी गई इस बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक के सह लेखक रवि दत्त वाजपेयी हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक को वित्त मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगी। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी कर 12% से घटाकर 5% तक किया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन के चार्जिंग पर भी जीएसटी टैक्स 18% से घटाकर 5% किया जा सकता है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में ई वाहनों पर जीएसटी की दर को कम किए जाने को लेकर फैसला हो सकता है। सरकार ने गन्ने की ज्यादा पैदावार से चीनी के दामों में गिरावट या बर्बादी को रोकने के लिए बफर स्टॉक की क्षमता 30 से बढ़ाकर 40 लाख टन करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएसीपी की रिपोर्ट को मंजूर करते हुए भी गन्ने की एफआरपी 275 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। साथ ही कैबिनेट ने आधार को राज्यों की योजनाओं में सब्सिडी के लिए इस्तेमाल करने के प्रावधान को मंजूरी दी है। इससे राज्यों को सब्सिडी देने के लिए आधार का उपयोग हो सकेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। इसके लिए मौजूदा आधार बिल में संशोधन के जरिए इसे सत्र में पारित कराने की योजना की बात कही गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनर्स हेल्थ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ के विलय को मंजूरी दी है। किसान को तुरंत पैसा मिले, इसके लिए सरकार बफर स्टॉक पिछले साल भी किया था। पिछले साल 30 लाख टन इतने शक्कर का बफर स्टॉक किया था और किसान को बहुत लाभ हुआ था। इस बार 40 लाख टन ये करेंगे बफर स्टॉक। कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस सीएसीपी जो है वो भी उसी तरह से मूल्यांकन करके अपनी सिफारिश करती है। तो इस बार भी जो सीएसीपी का रिपोर्ट आया है उसको स्वीकार किया है, उसमें कोई कटौती नहीं की है और पिछले साल की तरह 275 रुपए क्विंटल का दाम ये गन्ना किसानों को मिलेगा।
कर्नाटक की बात करेंगे, जहां बीजेपी सरकार गठन की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच जगदीश शेट्टार, बसवराज बोम्मई, अरविंद लिम्बावली समेत कर्नाटक बीजेपी के कई नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। ये सभी नेता आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में यह फैसला होगा कि कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। कुमारस्वामी की सरकार गिरने के बाद कर्नाटक बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश तो करना चाहती है, लेकिन इसके लिए जल्दबाजी में नहीं है। इस बीच बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। Regarding political scenario, what is happening and nothing, everything, we want to discuss with our national president, Amit Shah ji. For that purpose, meeting the Amit Shah ji, we came here. बात बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरों की। बिहार और झारखंड में बीते 36 घंटों में बिजली गिरने से 51 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। बिहार में बिजली गिरने से 39 लोगों की मौत हुई है और ये मौतें जमुई, औरंगाबाद, भागलपुर, बांका, पूर्वी चंपारण, रोहतास, नवादा, नालंदा, कटिहार, मुंगेर, अरवल और गया में हुई हैं। झारखंड में बिजली गिरने की घटनाओं में 12 लोगों की जान चली गई। झारखंड के जामताड़ा, रामगढ़, दुमका और पाकुड़ जिलों में बिजली गिरने से लोगों की मौत हुई है। वहीं बिहार में बीते कुछ दिनों में हुई बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति फिर गंभीर हो गई है। बिहार के 12 जिलों में आई बाढ़ से अब तक 123 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 81 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। 12 जिलों में कुल 42 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां 22,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बात असम की करें तो बाढ़ से हालात में सुधार हो रहा है। असम में बाढ़ से जुड़ी घटना में कल 6 लोगों की मौत हो गई। राज्य में मृतकों की संख्या 74 तक पहुंच गई है। 33 जिलों में से 20 जिलों में बाढ़ से 38 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 2000 से ज्यादा गांव में 34 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है और संबंधित जिलाधिकारियों को इन घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि तत्काल देने के निर्देश दिए हैं। ये मौतें अलीगढ़, रायबरेली, बांदा, मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, कानपुर, सोनभद्र और जौनपुर में हुई हैं। अगले 48 घंटों के दौरान राजधानी दिल्ली समेत पूर्वी और उत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित देश के उत्तरी हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली में भारी बारिश को लेकर आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोंकण और गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और पश्चिम बंगाल सहित देश के अन्य हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। बाबा अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अमरनाथ यात्रा नए रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। बम बम भोले के जय घोष के साथ कल 7,778 शिव भक्तों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए और इसके साथ यात्रा के 24वें दिन यह आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। बीते साल कुल 2,85,000 श्रद्धालु यहां पहुंचे थे, जबकि 2015 में इनकी संख्या 3,52,771 थी। 46 दिवसीय वार्षिक यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई थी और इसका समापन 15 अगस्त को होगा। सावन के महीने में भगवान शिव के लिए की जाने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा का समापन 30 जुलाई को कांवड़ियों द्वारा शिवलिंग का जलाभिषेक करने के साथ होगा। दिल्ली में आने वाले कांवड़ियों की यात्रा सुगम बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कांवड़ यात्रा के लिए सरकार की मदद से 173 शिविरों को मिलाकर 2000 से ज्यादा कैंप लगाए गए हैं। दिल्ली में ज्यादातर कैंप कांवड़ियों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय बलों के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, ताकि कांवड़ियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और ज्यादातर कैंपों में सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके साथ ही कई व्यस्त रास्तों पर यातायात को परिवर्तित किया गया है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत 17 जुलाई को हुई थी। वहीं अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर की बात करें तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व की शानदार तरीके से जीत के बाद बोरिस जॉनसन ने कल औपचारिक रूप से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री पद की कमान संभाल ली। जॉनसन ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात की, जिन्होंने
उन्हें नए प्रशासन का गठन करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने वाले बोरिस जॉनसन ने अपनी नई कैबिनेट का गठन किया है। डोमिनिक राब को नया विदेश मंत्री बनाया गया है। भारतीय मूल की प्रीति पटेल ब्रिटेन की नई गृह मंत्री होंगी। साथ ही साजिद जावेद को गृह मंत्री पद से हटाकर अब वित्त मंत्री बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उनकी सफलता की कामना की और कहा कि सभी क्षेत्रों में भारत और ब्रिटेन की साझेदारी को मजबूत करने के लिए मुझे आपके साथ काम करने का इंतजार है। अब बात खेलों की। जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु, एचएस प्रणय और बी साई प्रणीत अगले दौर का मुकाबला खेलेंगे। पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की आया ओहोरी से होगा। इससे पहले कल सिंधु ने चीन की हेन यूई को 21-9, 21-17 से मात दी। प्रणय का मुकाबला डेनमार्क के रास्मस गेमके से होगा। वहीं बी साई प्रणीत आज जापानी खिलाड़ी कांता सुनेयामा से भिड़ेंगे। वहीं बॉक्सिंग की बात करें तो निखत जरीन और दीपक सिंह सहित 6 भारतीय मुक्केबाज बैंकॉक में थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। निखत ने 51 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में उज्बेकिस्तान के सितोरा शोगदारोवा को 5-0 से हराया। इसके अलावा आशीष मंजूरानी, ब्रजेश यादव और मोहम्मद हसमुद्दीन भी अंतिम 4 में पहुंचे हैं। बात खास शख्सियत की। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी की आज जयंती है। वो 14वीं लोकसभा के स्पीकर थे। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आज उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चैटर्जी का जन्म 25 जुलाई 1929 को असम के तेजपुर में हुआ था। सोमनाथ चैटर्जी ने सीपीएम के साथ अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1968 में की और 2008 तक इस पार्टी से जुड़े रहे। 1971 में वो पहली बार सांसद चुने गए। सोमनाथ चैटर्जी 10 बार लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए। 1989 से 2004 के दौरान लोकसभा में सीपीएम संसदीय दल के नेता भी रहे। इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।